आने वाले दिनों में होगा क्या, ये याद रखिएगा। देखिए अभी इस टाइम जो मार्को रूबियो साहब का ट्रैवल का विजिट था, वो विजिट था इसराइल के बाद उन्होंने यूके जाना था। क्यों यूके जाना था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कल या परसों यूके का दौरा कर रहे हैं। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे अमेरिका से, एक तरफ इसराइल से मार्को रूबियो साहब यूके जाएंगे। तो यूनाइटेड किंगडम का भी अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। लेकिन उस दौरे से थोड़ी देर कुछ घंटों तक वो कतर में क़याम करेंगे मार्को रूबियो साहब, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के। और ये उनके बारे में कहा जाता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे वो मार्को रूबियो साहब ही होंगे। तो एक तरह से हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो उनकी पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल है। अमेरिका इस टाइम इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, और इसराइल जो भी डिमांड करता है अमेरिका से, अमेरिका उस डिमांड को फ़ौरन से मनोवन तस्लीम कर लेता है और उस चीज़ के आगे सर खम कर देता है। अब बात जानना ज़रूरी है इस टाइम ये कि मार्को रूबियो साहब यूके की बजाय कतर क्यों गए हैं। उन्होंने इसराइल के बाद यूके जाना था। देखिए अमेरिका को एक बात पता है कि मिडल ईस्ट में अगर वो अपने एलाइज को खुश नहीं करेगा, अपने एलाइज को एक्सप्लेन नहीं करेगा कि इसराइल ने अटैक क्यों किया, या अपने एलाइज को एक्सप्लेन ये नहीं करेगा कि मैंने आपको क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया उस टाइम जब इसराइल अपने 15 F-35 फाइटर जेट्स उड़ा रहा था, सऊदी अरब से वो लेकर गया और उसने अटैक किया, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। मैं आप लोगों को भी एक मैप दिखाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूं कि क्यों अरब कंट्रीज इस टाइम बड़े परेशान हैं। बिकॉज की वजह यह है कि इस टाइम पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जहां जहां मिलिट्री बेसिस हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द मिडिल ईस्टियन कंट्रीज। बिकॉज मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसिस हैं वो जानना, वो समझना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज अमेरिका की जो मिलिट्री फोर्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, ये मैप अल जजीरा का है, तो मैं उसका नाम इसलिए कोट करना चाहता हूँ ताकि हमें किसी तरह की स्ट्राइक ना लगे। ओके, अब इस चीज को आप समझिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका के इस टाइम मिलिट्री बेसिस कहां कहां पे हैं और अरब कंट्रीज परेशान क्यों हैं। देखिए, ये देखिएगा गौर से। अभी इस टाइम अमेरिका के जो मिलिट्री सोल्जर्स हैं वो एक तरफ टर्की में बैठे हुए हैं, सीरिया में भी अमेरिका के कुछ फौजी बैठे हुए हैं, जॉर्डन ये है, ये छोटा सा इसराइल है, ये इराक है, इराक में भी अमेरिका के कुछ फौजी बैठे हुए हैं, और ये जॉर्डन है, फिर ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में तकरीबन 3000 अमेरिकी फौजी बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये कुवैत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कतर। देखिए ये छोटा सा कतर है, ये छोटा सा कतर है, अमेरिका के फौजी यहां भी कतर में बैठे हुए हैं। अब मसला ये हुआ है कि इसराइल ने ये तेल अवीव, ये इसराइल है, आप छोटा सा देख रहे हैं ना इसराइल। इसराइल ने जो है वो अपने फाइटर जेट्स यहां से निकाले हैं जॉर्डन से वो लेकर आया है, सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस से लेकर आके वो कतर पर आया है और कतर पर उसने स्ट्राइक्स किए हैं। मसला इस टाइम ये आ रहा है कि जो इसराइल है, जो कतर है, वो ये कह रहा है कि आपने जॉर्डन की एयर स्पेस भी यूज करने दी, आपने सऊदी अरेबिया की भी एयर स्पेस यूज करने दी, आपने मेरी एयर स्पेस में आके ये अटैक किया। जबकि जॉर्डन में और जो सऊदी अरेबिया था यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, कतर में भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे अमेरिका के, लेकिन कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। ना इराक का हुआ, ना जॉर्डन का हुआ, ना साथ में कुवैत का हुआ, ना बहरीन का हुआ। सारे एयर डिफेंस सिस्टम डीएक्टिवेट थे, स्लीपिंग मोड में थे। कतर ये डिमांड कर रहा है कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने एकदम से क्यों डीएक्टिवेशन मोड में लेकर गया, हालांकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इस चीज को देख के, इस सारे मसले को देख के इस टाइम जो कतर की लीडरशिप है वो बड़े गमगीन है, वो गुस्से में है। इस वजह से ये आप देख रहे हैं कतर छोटा सा, यहाँ पे इस टाइम जो है वो समिट हो रही है इस्लामिक कंट्रीज की, और वो एक सवाल कर रहे हैं मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका से कि क्या वजह थी, आपने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में आपकी फौजें बैठी हुई हैं, हम लोग आपको अरबों रुपए भी देते हैं, और उसके बावजूद जो है वो आप हमें सेफ नहीं करते, आप हमें सिक्योर नहीं करते, और आपने इतना बड़ा अटैक करा दी जिससे सारे लोग मारे गए, जिससे एक तरह से ह्यूमिलेशन फील हुई कतर को। कतर तो अपने आप को सेफ फील करता था। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि कतर में इस टाइम गम और गुस्सा पाया जा रहा है, और जो तेल अवीव है ये इस टाइम चीजों को बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है। अब याद रखिएगा, इसराइल ने जब अपने फाइटर जेट्स उड़ाए हैं तो वो जॉर्डन से भी गुजरे हैं, उर्दन से गुजरे हैं। उर्दन भी अमेरिका का एलाई है, ये भी चुप रहा, सऊदी अरेबिया भी चुप रहा, और कतर में भी अमेरिकन फोर्सेस चुप रहे। तो इस वजह से एक और गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि इतने बड़े रीजन में आपके तकरीबन 50,000 फौजी बैठे हुए हैं, लेकिन आपके 50,000 फौजी में से किसी एक फौजी ने भी इसराइल के 15 F-35 फाइटर जेट्स को रोकना मुनासिब नहीं समझा। जबकि अमेरिका ये कहता है कि अमेरिका को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अमेरिका को जो ही पता लगा, अमेरिका ने फौरन से कतर को मैसेज किया कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लो मेरे भाई, अटैक होने वाला है। लेकिन उस टाइम तक अटैक हो चुका था। तो ये कैसी एक तरह से मिलिट्री स्ट्रेटजी है कि आपके दोस्त पर अटैक हो रहा है, आपका दूसरा दोस्त आप पर अटैक कर रहा है, और आप जो है वो ये कह रहे हैं कि अटैक होने वाला है, खुद को बचाओ। हालांकि अटैक बचाना तो आपने है, सारे एयर डिफेंस सिस्टम तो आपके बैठे हुए हैं। तो दैट्स रीजन वाई
इस टाइम जो है मोर इम्पोर्टेंटली सारे का सारा इस टाइम जो इम्पोर्टेंट इशू है, ख़ास तौर पे जब हम कतर को देखते हैं, ख़ास तौर पे जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो एक तरह से गम गुस्सा भी पाया जा रहा है, गुस्सा भी पाया जा रहा है और एंगर भी पाया जा रहा है। आपको अगली बात बताऊँगा, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइम जो है वो मार्को रूबियो साहब ने इसके अलावा जो है वो अपना ट्रैवल प्लान क्यों चेंज किया। अब रूबियो साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये बात सुनिएगा। मार्को रूबियो साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर मार्को रूबियो, अभी क्योंकि इसराइल में थे वो, कुछ घंटों पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नेतन्याहू साहब के साथ। मार्को रूबियो साहब ने कहा है कि मार्को रूबियो ऑन मंडे कॉल्ड on Qatar to continue to play a constructive role in resolving the Gaza conflict। अब मसला ये है कि मार्को रूबियो साहब एक तरफ तो कंडेम भी नहीं कर रहे पूरी तरह से अमेरिका को, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कतर जो है वो गजा कॉन्फ्लिक्ट में हमास का साथ दे, हमास को समझाए कि वो इस तरह के अटैक्स ना करें। अब देखिए मसला ये है, आप एक कंट्री की सॉवरेनिटी ब्रीच भी करवा रहे हैं, फिर आप उसको कह रहे हैं कि आप इस सारे अमल दखल में आप साथ भी दें। ऐसा होता नहीं है। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अमेरिका, खास तौर पे इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कतर कि वो दोबारा से निगोशिएशंस की तरफ आए, बिकॉज कतर में बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है। कतर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह की स्ट्राइक्स होना। आगे मार्को रूबियो साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया, वो ये दिया कि कतर कुड हेल्प रीच द गोल्स ऑफ रिलीजिंग ऑल 48 हॉस्टेजेस स्टिल हेल्ड इन गजा, डिसआर्मिंग हमास एंड बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर ऑफ गजा। अब इस टाइम मार्को रूबियो साहब ने कहा कि जो 48 होस्टेजेस हैं जिसमें से ज़्यादातर मारे जा चुके हैं, आप उनकी बॉडीज़ और ज़िंदा होस्टेजेस को कतर छुटवाए। इसीलिए उन्होंने कोशिश की है कि वो कहीं से जो ज़ख्म इस टाइम दोहा के ऊपर लगा हुआ है उस ज़ख्म पर मरहम पट्टी बांधी जाए और दोहा को ये समझाया जाए कि कोई बात नहीं, यहाँ पर स्ट्राइक हो गई है, इट्स टोटली फाइन, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देने को तैयार हैं और हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं जो भी स्ट्राइक्स आपके ऊपर हुई हैं। अब प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ, इस बात को समझिएगा कि गजा कह रहा है कि देखिए आप मुझे थप्पड़ भी मार रहे हैं, आप फिर मुझे ये भी कह रहे हैं कि मैं दोबारा से निगोशिएशंस करवाऊं। तो इस टाइम गजा के साथ, इस टाइम कतर के साथ साथ यूएई, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज़ के अंदर भी डर पाया जा रहा है इस टाइम कि कल को कहीं ये निगोशिएशंस ये लोग करवाएं, बहुत सारे हमास के लोगों को ये बुला लें और फिर क्या हो, फिर एकदम से स्ट्राइक्स हो। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, हुआ क्या कतर में, इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, टर्की एंड कतर मैप, इस चीज़ को समझिए क्योंकि मैप से चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि असल में कहानी हुई क्या, तो आपको चीज़ें और अंडरस्टैंडेबल तरीके से नजर आएंगी। मैं आपको थोड़ा सा एक मैप दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ चीज़ को। ओके, हियर वी गो अगेन। अब कहानी क्या हुई है इसको समझिएगा और आपको कहानी थोड़ी सी और तरीके से समझ आएगी। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। कई बार मैंने मैप्स रखे होते हैं बट क्योंकि यू नो इट विल टेक सम टाइम, बट जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। मैं आपको मैप भी दिखाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है जहाँ से आपको चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होगी कि ये हमास के साथ आखिर में गेम क्या हुई है, हमास के साथ कहानी क्या हुई है। ओके, सो मुझे मैप मिल गया, मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। ओके, हियर वी गो। ओके, मैं अब आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, इसको समझिएगा। ये शटर स्टॉक का मैप है, दैट्स व्हाई आई वांट टू शो यू वन थिंग। अब हुआ क्या है, ये शटर स्टॉक का मैप है। आई होप कि हमें कॉपीराइट ना लगे, बट मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा बात को। देखिए अब हुआ ये है कि अमेरिका ने टर्की को ये कहा, अमेरिका की तरफ से टर्की को ये कहा गया कि टर्की जो है वो टर्की के पास कुछ हमास के जो थे वो लोग हमास के कुछ निगोशिएटर्स टर्की में थे। अमेरिका ने टर्की को कहा कि आप निगोशिएटर्स को कतर में भेज दें। कहाँ पे भेज दें, ये कतर देख रहे हैं ना आप, कतर में आप निगोशिएटर्स को भेज दें। अब टर्की ने कहा कि ठीक है, हम निगोशिएटर्स को दरिया के जरिए या एयरप्लेन के जरिए कतर में भेज देते हैं। अमेरिका ने कहा ठीक है, आप लोग भेज दें। इसराइल भी खुश था, इसराइल ने कहा कि ठीक है, आप लोग अपने निगोशिएटर्स को कतर में भेज दें। अब कतर में जब ये निगोशिएटर्स